हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी जो न्यू सीरीज़ है NCERT थ्रू MCQs, तो उसके अंडर हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो MCQs हैं उसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं ताकि जो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो NCERT में से क्लियर हो जाएं। तो ये हमारी आज 6 वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स जो हैं जो एटमॉस्फेयर के अंडर आते हैं तो वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइज, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसमें ये जो सारी लेयर्स हैं ये भी डिस्कस होंगे और एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो वन बाय वन हम सारा कुछ जो है डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गाइज फर्स्ट स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू outgoing radiation and opaque to incoming radiation. Okay, and second statement is it is the main contributor to the greenhouse effect. Okay, and third statement is percentage of carbon dioxide in atmosphere is 0.3%. तो गाइज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अब हमने देखना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1 ओनली, B is 2 only, C is 3 only, and D is 1 and 2 only. So you can guess the answer. Okay, तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू द आउटगोइंग रेडिएशन। तो गाइज जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो वो अर्थ से जो रेडिएशन निकलती हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, उनको ट्रैप करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। आउटगोइंग रेडिएशन के लिए अगर ये ट्रांसपेरेंट होती तो ये रेडिएशन जो है वो एस्केप कर जानी चाहिए थी हमारे एटमॉस्फेयर से, लेकिन हम उसको ट्रैप करते हैं। कैसे? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउटगोइंग रेडिएशन के लिए ओपेक एक्ट करती है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती है। ओके गाइज, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो कंट्रीब्यूट करती है। और थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी परसेंटेज है वो 0.03% आना था। कई जगह पे इसको 0.04 भी मेंशन करा गया है, तो लेकिन वो कई जगह पे 0.03 है, तो ये दोनों करेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर 0.03% आना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए, बी, इट मीन्स 2 ओनली, क्योंकि ओनली सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिया गया है कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज इतनी है 78.08, ऑक्सीजन की 20.95 है और आर्गोन की है 0.93, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। क्लियर? तो दूसरी बात ये है इट एब्जॉर्ब्स ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि एब्जॉर्ब उसको तभी करेगी कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करेगी, यानी कि वो ओपेक एक्ट करेगी। क्लियर? तो गाइस ये देखिए ये इसकी परसेंटेज है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो इस डायग्राम में हमें क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट गैसेस की हमारे पास परसेंटेज जो है वो क्या है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करी गई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर समझिए कि सोलर रेडिएशन जो है वो आ रही है। इस सोलर रेडिएशन, ये जो सोलर रेडिएशन इनकमिंग है तो ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो ये यहाँ पर अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है और इसको वार्म कर देती है। और उसके बाद ये जो अर्थ सरफेस है इसको, यहाँ पर देखिए लिखा है इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। तो ये जो रेडिएशन बाद में एमिट करता है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर ये इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है। अगर फ्रेंड्स ये एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारा यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, वो बहुत डाउन चला जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये देखिए ये इनकमिंग रेडिएशन है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर उसको इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है उसकी फॉर्म में इसको एमिट करेगी और एटमॉस्फेयर जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर
चैप्टर 8 जो है आपका कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें पेज नंबर 72 पे ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, ये देखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटेरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस एंड इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, जो हमारे अर्थ सरफेस जो है वो एमिट करती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने की तरफ। ओके, तो ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन। तो गाइज उससे पहले इंसुलेशन में आपको बता दूं क्या होता है कि जितनी भी हीट रेडिएशन आ रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन। सेकेंड इज वाटर वेपर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। थर्ड पॉइंट इज वाटर वेपर इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। तो फोर्थ इज डस्ट पार्टिकल्स आर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर्स कंडेंसेज टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। तो गाइज यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो हमने अब देखना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं 3 ओनली, 4 ओनली, 1 and 4 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। तो गाइज इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वाटर वेपर एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन। फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितनी भी ऊपर से इंसुलेशन आती है उसका एक मेजर पार्ट जो है वो वाटर वेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकेंड इज वाटर वेपर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट बिकॉज वाटर वेपर जो है ये भी मेन कंट्रीब्यूटर हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ये ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, तो ये ट्रैक करते हैं हीट को। थर्ड इज वाटर वेपर इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। अब देखिए क्योंकि जो वाटर वेपर है इनकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि इक्वेटर के पास जो इंसुलेशन ज़्यादा है, यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती है। एंड फोर्थ वन इज डस्ट पार्टिकल्स एज ए हाइग्रोस्कोप न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर्स कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो डस्ट हैं वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। कि इसका मीनिंग ये है कि जो वाटर वेपर हैं उनके अराउंड वो उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं, तो उसको कवर कर लेते हैं, तो वहीं पे उसकी जो कंडेंसेशन होती है टू प्रोड्यूस क्लाउड। तो गाइज ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो इसका मीनिंग है करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 4, दैट इज आंसर शुड बी सी। तो ये देखिए आंसर इज सी। ओके, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बीइंग ए कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर एंड हाइड्रोलॉजिक साइकिल इट इज पर्टिकुलरली अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये वाटर वेपर्स की बात हो रही है एंड इट इज आल्सो ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ओके गाइज, तो इट मीन्स कि जो वाटर वेपर हैं वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज। तो ये परसेंटेज जो है वो 1% से भी कम रह जाती है। तो इट मीन्स कि जो हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर वाटर वेपर जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये देखिए ये है वाटर वेपर्स, और यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल जो लाइट कलर में है ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो वाटर वेपर जो है इसके साथ अटैच होके ये बना देता है, ठीक है। ये कंडेंसेशन न्यूक्लियर बन गया है और उसके साथ ये जो क्लाउड ड्रॉपलेट है, ये जो वाटर वेपर है यहाँ पर अटैच हो गया है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये तो चलिए पर आपकी चैप्टर 8 में वाटर वेपर्स जो है पेज नंबर 72 है। तो यहाँ पर वाटर वेपर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी जो फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे इनमें जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार इनके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसमें जितने भी फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको समझनी है, तो आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, कि जो वाटर वेपर जो है एल्टीट्यूड के साथ भी इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। और ट्रॉपिक्स में भी, ट्रॉपिक्स से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो जो इसकी परसेंटेज है एयर में कम होती है। तो चलिए गाइस हम अपना नेक्स्ट देखते हैं है क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन एटमॉस्फेयर।
First statement is ionosphere contains electrically charged particles. Second statement is all weather phenomenon take place in stratosphere. Third is density is lowest near the surface of earth and increases with altitude. And fourth is radio waves are transmitted from earth are reflected back to earth in exosphere. So which of the above statement is are incorrect? अब हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो गाइस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमें पता है आइनोस्फीयर जो उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई है, सही है ये। ऑल वेदर फिनोमिनन टेक प्लेस इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो गाइस हमें पता है कि जो वेदर फिनोमिना है वो सबसे नीचे वाली लेयर यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गई है। ओके, तो उसके बाद देखिए डेंसिटी इज लोएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ओके, तो लास्ट में देखिए तो यहाँ पर जो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है डेंसिटी इज लोएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है नियर द सरफेस। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वो डिक्रीज होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आएगा डी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पर आंसर जो है ऑटोमेटिकली डी। तो गाइज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, आंसर इज डी। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में वेदर फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पर तो यूवी रेडिएशन है। तो ट्रोपोस्फीयर में वो सारा वेदर फिनोमिना होगा। ये देखिए थर्ड पॉइंट में ये मेंशन है, यहाँ पर वेदर फिनोमिना occurs in the troposphere as the clouds are present in troposphere। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, देन इज स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो कई बार गाइज हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर ये चीज़ इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्मोस्फियर जो है वो एक्सटेंड करता है मैग्नेटोस्फियर तक, यानी कि इसके काफ़ी ऊपर तक, लेकिन इसका जो शुरू में पार्ट होता है यहाँ पर स्टार्ट में, तो ये आइनोस्फियर है। ठीक है, थर्मोस्फियर का जो लोअर पार्ट है यहाँ पर आइनोस्फियर होता है। तो गाइज यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में सारा वेदर फिनोमेना होता है, और ये देखिए स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पर ओजोन लेयर है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से ये जो सारी इमेज है यहाँ पर बिल्कुल वन बाय वन आप इन देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मीजोस्फियर है तो ये 50 to 80 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोस्फियर में सारी जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है, ये देखिए जो क्लाउड्स हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर में है। इसका मीनिंग है कि जितने भी वेदर फिनोमेना है वो इसी लेयर में होगा। ठीक है, आगे चलो। तो ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 73 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो गाइस इसमें ये यहाँ पर तीनों इसकी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसको वन बाय वन यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ जो है इस पैराग्राफ में भी मीजोस्फियर और आइनोस्फियर के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अर्थ रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन लॉन्ग वेवलेंथ। सेकेंड इज अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन ऑन थर्ड जेन। थर्ड स्टेटमेंट इज एपीलियन इज द पोजिशन व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो गाइज तो यहाँ पर तो ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड नन ऑफ द अबव। अब गाइज यहाँ पर स्टेटमेंट्स को ज़रा हम देखें ध्यान से। फर्स्ट इज अर्थ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन लॉन्ग वेवलेंथ। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये है इनकरेक्ट, बिकॉज जो अर्थ है वो रिसीव करती है अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। आफ्टर दैट इज अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन ऑन थर्ड जेन। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो अर्थ है वो फारदेस्ट होती है थर्ड जेन को। तो गाइज ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उस कंडीशन को हम एपीलियन कहते हैं, और वो जो कंडीशन है वो 4 जुलाई को होती है, नॉट ऑन थर्ड जेन। तो गाइज यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, है इनकरेक्ट। अब चलते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, तो देखते हैं ये क्या है। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि एपीलियन इज द पोजीशन व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन।
तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था पेरीहीलियन। ओके गाइज, ये जो वर्ड है ये गलत है, तो तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होना चाहिए डी। तो गाइज आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो, तो ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि पेरीहीलियन जो है वो अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, और ये देखिए नेक्स्ट, अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन ऑन 4th जुलाई, और उसको हम कहते हैं एपीलियन। एपीलियन। और जो रेडिएशन सीड बाय अर्थ आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखिए, तो गाइस इस डायग्राम में ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो 4 जुलाई की पोजीशन है इसको एपीलियन हम कहते हैं, ठीक है, एपीलियन। तो इस टाइम पे ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट। ये 3rd जैन को ये पोजीशन होती है जिसको पेरीहीलियन हम कहते हैं, और ये एपीलियन जो है ये 4 जुलाई को ये पोजीशन होती है। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये 4 जुलाई, दिस इज 3rd जनवरी, दिस इज पेरीहीलियन एंड दिस इज एपीलियन। तो आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी है पेज नंबर 75। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 9 से आया है। अब ये सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, तो ये इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए, ड्यूरिंग इस रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4th जुलाई एंड दिस पोजीशन इज एपीलियन। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा गया है ये। तो यहाँ पर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement is thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great heights by strong convectional currents. Second is its height of troposphere is about 8 km near the poles and about 18 km at the equator. So which of the following are correct? तो देखिए ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2. तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर आप इसको ध्यान से दोनों स्टेटमेंट देखें, पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और इसका रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि जो हीट है वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो जो एयर है वो वार्म होके अपलिफ्टमेंट होती है उसकी, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट से वो अपलिफ्टमेंट होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। और ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि पोल्स के ऊपर उसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर होती है। अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका मीनिंग आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर इज थिकर ओवर द इक्वेटर देन द पोल बिकॉज द इक्वेटर इज वार्मर। ओके गाइज, तो जो हीट डिफरेंशियल होता है उसकी वजह से, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से एयर जो है ऊपर तक हाइट तक जाती है, तो वहाँ पर थिकनेस जो है उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पेज नंबर 73 पे ये देखिए फर्स्ट 4 लाइंस में इसको यहाँ पर मेंशन्ड है, ये डिस्क्राइब करा गया है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 degree Celsius for every 165 meter of height. Second statement is the mesosphere lies above the stratosphere up to a height of 80 kilometer and here temperature starts decreasing with the increase in altitude. अब देखते हैं क्या पूछा गया है, which of the above statement is are incorrect। तो हमें तो ढूंढनी है incorrect statement। तो guys फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, अब यहाँ पर लिखा है कि टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेज एट द रेट। तो गाइज ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, बिकॉज जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने से डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज। ये वाला जो फैक्ट है ये बिल्कुल सही है कि 1 डिग्री सेल्सियस वो 165 मीटर हाइट पे जाके डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और गाइज इस प्रोसेस को, ये जो फिनोमिना है कि 165 मीटर पे जाके 1 डिग्री सेल्सियस वो कम होगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, दैट फिनोमिना इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, मीजोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 50 to 80 किलोमीटर तक ये जो हाइट है वो किसकी होती है, वो
मीजोस्फीयर की होती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज गाइज हर लेयर में जो टेम्परेचर की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है और स्ट्रेटोस्फीयर में वो इंक्रीज होता है, देन अगेन इन मीजोस्फीयर इट डिक्रीजेज विद हाइट, और आइनोस्फीयर में जाके वो दोबारा इंक्रीज होने लगता है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर इज ए। तो इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है, टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। तो इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया हो। तो ये देखिए पेज नंबर 73 पे इसको डिस्क्राइब करा गया है। ये देखिए ये जो पैराग्राफ है इसकी जो लास्ट 3 लाइंस हैं, तो यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। ओके, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और दूसरी बात है कि द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपोर्स। तो गाइस हर लेयर के बाद जो गैप है, जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में है उसको हम ट्रोपोपोर्स कहते हैं, इसी तरह स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर में जो है उसको स्ट्रेटोपोर्स कहेंगे, जो मीजोस्फियर एंड आइनोस्फियर में है उसको मीजोपोर्स कहेंगे। तो हर लेयर के एंड में वो एक पार्ट आएगा जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डिफरेंट नेम से। तो नेक्स्ट नंबर 7, तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन इज इन कंटेक्स्ट ऑफ आइनोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। सेकेंड स्टेटमेंट इज टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट। तो select the correct answer using given codes. A is 1 only, then B is 2 only, then both 1 and 2 and neither 1 nor 2. तो देखते हैं। अब first statement is radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो guys this statement is absolutely correct, क्योंकि हमें पता है कि जो आइनोस्फीयर होती है उसमें चार्ज आयंस होते हैं, और ये जो चार्ज आयंस होते हैं ये रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, वो इसी लेयर की वजह से है। वो जो चार्ज आयंस हैं उस रेडियो सिग्नल को वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होगा, मीजोस्फीयर में अगेन डिक्रीज होगा और आइनोस्फीयर में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग विद हाइट लिखा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। और गाइस ये जो फिनोमिना है ना कि हर लेयर में टेम्परेचर की नेचर चेंज होती है, इसको हम कहते हैं इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए ये टर्म यूज करी जाती है कि इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर क्या है कि हर लेयर में उसकी नेचर चेंज होती है टेम्परेचर की। तो गाइस अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी, बोथ 1 and 2। तो देखते हैं, देखिए आंसर इज सी। सो इन द आइनोस्फीयर टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयंस। ओके, तो दीज चार्ज पार्टिकल्स हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। तो इन्हीं की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन है और वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं रेडियो सिग्नल्स को टू दी अर्थ। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर पेज 73 के ऊपर ही यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि पहले आया यहाँ पर मीजोस्फीयर अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर इज नोन एज मीजोपॉज, और मीजोपॉज के बाद आ गया आइनोस्फीयर। ये देखिए यहाँ पे आइनोस्फीयर इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस, इसलिए इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और ये देखिए एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर दिए गए हैं हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। 1 इज सी सॉल्ट, सेकंड 1 इज फाइन सॉइल, थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर्स एंड फोर्थ इज पोलन। तो गाइज यहाँ पर है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो देखना क्या है कि इन चारों में से कौन सी जो चीज़ है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और ऑप्शन है हमारे पास 2 and 3 ओनली, जो ए है। B में 3 and 4 only, then is 1, 2 and 4 only, and then D is all of the above। तो देखते हैं इनमें से क्या है।
तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि मेट्रोज जो हैं उनकी एंट्री होती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो टेम्परेचर आइनोस्फीयर का ज़्यादा होता है उसकी वजह से मेट्रोज, बहुत सारे मेट्रोज जो हैं वो बर्न हो जाते हैं, तो वो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हमारी अर्थ सर्फेस के ऊपर, वो ऊपर ही बर्न हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मेट्रोज जो है लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सी सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। फाइन सॉइल जो है उसके पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। और पोलन तो हमें पता ही है कि जो पोलन्स होते हैं प्लांट स्पीसीज के, तो वो भी सस्पेंडेड होते हैं जब वो किसी अप्रोप्रिएट कंडीशन में जाते हैं। अदरवाइज वो डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पर दोबारा दे कैन गिव बर्थ टू लाइफ। तो अगर हम इन 4 स्टेटमेंट्स को देखें तो ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होना चाहिए डी। ओके, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो ये देखिए आंसर इज डी। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गैसेज एटमॉस्फेयर कंटेन स्मॉल सॉलिड पार्टिकल। तो ये कौन कौन से हैं ये देखिए, यहाँ पर सी सॉल्ट प्रेजेंट होता है, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट, ऐश। अब स्मोक, सूट और ऐश हमें बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस इतनी ज़्यादा है, तो स्मोक एंड सूट और ऐश ये तो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर ही जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, तो ये भी प्रेजेंट होगा। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल कंसंट्रेटेड होते हैं कहाँ पे, लोअर लेयर में, लोअर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ग्रेट हाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। ये देखिए सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट, ऐश, पोलन डस्ट, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। हैं अपना ये देखिए पेज नंबर 73। तो पेज नंबर 73 पे ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। आप यहाँ पर देखोगे तो 4th लाइन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा गया है कि ये जितने भी सी सॉल्ट, ऐश, पोलन, डस्ट, ये सारा कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। तो डस्ट पार्टिकल के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई, पेज नंबर 73। तो गाइज अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए। So this is our last question today. Question number 9, consider the following statement. तो guys यहाँ पर 2 statements हैं, देखते हैं ये क्या कहती हैं। First is dust particles are concentrated in the lower layers of the atmosphere only. Second is the higher concentration of dust particles are found in subtropical and temperate region. Guys पूछा गया है कि which of the above statement is are correct. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉट 2। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी बिल्कुल अभी हमने डिस्कस करा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कन्वेक्शनल करंट से वो भी अपर लेयर तक, ग्रेटर हाइट तक जा सकती हैं। तो इसका मीनिंग है कि ये क्योंकि लिखा कि ओनली लोअर लेयर, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। अब इसका क्या मीनिंग है कि ना तो पोलर रीजन में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ना ही जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें ज़्यादा कहाँ पे होंगे, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो पोलर रीजन है या फिर हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर जो वाटर वेपर्स हैं, जो ह्यूमिडिटी है उसकी कई बार जो क्वांटिटी है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई होती है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ पे होंगे, जहाँ पर एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट है, जहाँ पर ड्राई कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस हमें सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में ही मिलेंगी। इसलिए इक्वेटर और पोलर रीजन में कंपैरेटिवली डस्ट पार्टिकल कम होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट दैट इज 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए बी। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है दैट इज बी, 2 ओनली। सर अब ये देखिए आंसर इज बी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ, ये देखिए डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स बट कन्वेक्शनल एयर करंट मे ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट। तो ये ग्रेट हाइट पे भी जा सकते हैं। और दूसरी बात, हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल कहाँ पे होती है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल और पोलर रीजन से कंपैरेटिवली ड्राई विंड्स होती हैं। ओके गाइज, तो
अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन डस्ट पार्टिकल में, इसी में ही ये पैराग्राफ में पेज नंबर 73 पे, जहाँ पर हमने पहले डस्ट ये पार्टिकल्स की बात करी थी, तो नीचे यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स के बारे में भी क्लियरली मेंशन है कि दे में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाइट्स, कन्वेक्शनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाइट। तो इन लास्ट 4-5 लाइंस में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। और हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो भी समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टिल देन थैंक यू।